एक ऐसा मुकदमा जो 4-4 बार अदालतों में पहुंचा, 4-4 बार जिरह हुई, बहस हुई और फिर अलग अलग फैसले आए। एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा केस जिसको कुछ लोग क्राइम ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़े बड़े क्राइम हुए और इससे बड़े बड़े इस तरह के अदालतों में फैसले हुए। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव चढ़ाव से भरा हुआ ये वो केस है जो आज भी, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। इसके ऊपर किताबें लिखी गई, नेटफ्लिक्स पे इसके ऊपर एक सीरीज आई हाल में। कहानी 20 साल की एक लड़की की है। एक लड़की जो वॉशिंगटन में पैदा हुई, एक अच्छे घर में पैदा हुई, अमेरिका की राजधानी डीसी वॉशिंगटन। अमांडा नॉक्स इस लड़की का कहानी, इस लड़की का नाम है। अमांडा नॉक्स वॉशिंगटन में ही पली बढ़ी, स्कूलिंग की। इटली से उसको बचपन से ही प्यार था। फिर पढ़ाई के ही सिलसिले में उसने कहा कि मैं इटली जाऊंगी। माँ बाप ने रोका नहीं। इसके बाद वो इटली पहुंचती है और इटली के पेरिगुआ में जाकर एक कॉलेज में दाखिला लेती है और वहाँ पढ़ाई शुरू कर देती है। हॉस्टल में रहती नहीं है, बल्कि कॉलेज के पास ही उसने एक अपार्टमेंट ले रखा था। उस अपार्टमेंट में तमाम अलग अलग बच्चे रहते थे, अलग अलग देशों के बच्चे जो पढ़ने आते थे। तो जिस अपार्टमेंट में नॉक्स रहा करती थी, अमांडा नॉक्स, उसमें और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। सब कोई सिंगल रूम में डबल पार्टनर के साथ, कोई सिंगल सिंगल। अमांडा नॉक्स एक सिंगल रूम लेकर रह रही थी और उसी अपार्टमेंट में उसके बराबर में एक और रूम में एक और लड़की रहती थी जो ब्रिटिश थी। उसका नाम था मेरेथिड केरचर। केरचर की उम्र करीब 21 साल थी, लंदन में पैदा हुई थी और इटली की इसी पेरिगुआ में पढ़ने के लिए आई थी, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज जहाँ पे नॉक्स पढ़ रही थी। वहाँ जाने के बाद अब नॉक्स अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक उसकी सब चल रही। 2007 की बात है और इसी दौरान में 25 अक्टूबर 2007 एक म्यूजिक कंसर्ट था। उसमें वहाँ नॉक्स की मुलाकात एक 23 साल के इटालियन लड़के से होती है जिसका नाम है राफेल सॉलिसिटो। तो राफेल के साथ नॉक्स की मुलाकात हुई एक म्यूजिक कंसर्ट में, फिर दोनों की दोस्ती हो गई और हफ्ते भर के अंदर दोनों ने एक दूसरे को इजहार भी कर दिया, दोनों में प्यार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। नॉक्स इटली आकर बेहद खुश थी, उसका सपनों का देश था ये। घर वाले भी उसके खुश थे कि चलो बेटी वहां पे खुश है। लेकिन तभी 2 नवंबर 2007 की तारीख आती है जो नॉक्स की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। 2 नवंबर 2007 नॉक्स सुबह घर से अपने रूम से निकलती है, वॉशरूम जाती है, तो देखती है कि दरवाजे पे कुछ ब्लड स्टेन है, कुछ खून के धब्बे हैं। फिर वो वॉशरूम के अंदर जाती है तो देखती है कि जो अंदर शीट है वहाँ पर भी कुछ खून के धब्बे हैं, टॉयलेट गंदा है। उसे लगा कि पता नहीं ये क्या है, इस तरह से कभी होता नहीं है। फिर वो दूसरे टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए जाती है, वहाँ पे भी वैसे ब्लड के स्टेन दिखते हैं और खून के कुछ धब्बे, बाकी चीज़ें। उसे लगता है कि ये कोई तीसरा बंदा यहाँ आया बाहर से। अब वो ये पता करने के लिए मेरेडिथ केरचर के रूम में जाती है और नॉक करती है, लेकिन केरचर दरवाज़ा नहीं खोलती। काफ़ी देर तक वो आवाज़ देती है, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फ़ोन करती है उसको मोबाइल पे, फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद वो केरचर के पेरेंट्स को फ़ोन करती है और कहती है कि केरचर फ़ोन नहीं उठा रही है, दरवाज़ा बंद है अंदर से, मुझे फ़िक्र हो रही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप पुलिस को खबर करें। तो इटालियन मिलिट्री पुलिस का नंबर था उसके पास, वहाँ इटालियन मिलिट्री पुलिस ही कहते हैं। उसने उनको कॉल किया। थोड़ी देर के बाद इटालियन मिलिट्री पुलिस का एक जूनियर अफसर वहाँ पहुँचता है। वो भी दरवाज़ा नॉक करता है, काफ़ी देर तक खुलता नहीं है। तब तक अपार्टमेंट के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। इसके बाद फैसला होता है कि दरवाज़ा को तोड़ा जाए। आखिरकार दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। अंदर बेड पर मेरेडिथ केरचर की लाश पड़ी थी। पूरा कमरा खून से सना था। गले पे तेज धार के निशान थे, जिस्म के अलग अलग जगहों पर तेज धार के निशान थे। सीधा सीधा यह कत्ल का मामला था। जूनियर पुलिस अफसर अपने सीनियर पुलिस अफसरों को खबर करता है, पूरी रिपोर्ट देता है। इसके बाद थोड़ी देर में पुलिस के आला अफसर पहुंचते हैं, एम्बुलेंस पहुंचती है और केरचर की बॉडी को फिर अस्पताल ले जाया जाता है। केरचर की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। चूंकि सबसे पहले फ़ोन नॉक्स ने किया था, पुलिस से पूछताछ करती है। अब वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ कलेक्ट किया जाता है। कौन दुश्मन कौन दोस्त, पुलिस इसकी भी तफ्तीश करती है। अब एक एक कर जब सबसे पूछताछ होती है और ये पूछा जाता नॉक्स से कि आपको कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब उसने बताया कि कैसे वॉशरूम के दरवाजे पर, वॉशरूम के अंदर टॉयलेट पे खून के कुछ धब्बे दिखे और टॉयलेट गंदा था। तो मुझे कुछ डाउट लगा, फिर उस दरवाज़ा अंदर से बंद, वो खोल नहीं ली। उसके रूम का लॉक अंदर से था, तो चाबी थी नहीं, हालांकि वो बाहर से भी लॉक हो सकता था। तो इसीलिए फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस ने पूछा आप कहाँ थी? तब नॉक्स ने बताया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है राफेल, मैं उसके साथ थी। कल वो रात आया था, मेरे ही रूम में था अपार्टमेंट, और हम दोनों साथ थे और सुबह उठकर मैंने ये सब कुछ देखा। राफेल का स्टेटमेंट लिया गया। उसने भी कहा कि हाँ मैं साथ हूँ। राफेल एक इटालियन स्टूडेंट था जिसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था, पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम एक बार में काम करता था और हफ्ते भर पुरानी दोनों की दोस्ती है, इश्क था।
तो उसी के रूम में था नॉक्स के, वो भी अपना बयान देता है। बाकी स्टूडेंट से भी पूछताछ करती है पुलिस। अब एक ब्रिटिश स्टूडेंट्स का कत्ल हुआ है इटली में, तो ब्रिटेन की एम्बेसी और ये तमाम लोग भी इसमें कूदे। केरचर की फैमिली भी वहां से आ गई लंदन से, मीडिया में खबर भी आ गई, हाई प्रोफाइल केस था। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो तमाम बयान के बाद जो शुरुआत में पुलिस का था वो यही था कि शायद कातिल कोई और नहीं है, नोन है, इसी अपार्टमेंट में रहता है। और उनका शक अमांडा नॉक्स के ऊपर जा रहा था, क्योंकि वही विटनेस थी, उसी ने फ़ोन किया था। लेकिन उसकी कुछ बातें थी जिस पर पुलिस को कुछ यकीन नहीं हो रहा था। अब इसी दौरान में फिर अमांडा नॉक्स और राफेल, उसके बॉयफ्रेंड की, पुलिस ने कहा कि इनको जांचो। तो अब राफेल के घर भी पुलिस पहुंची। राफेल के घर से ड्रॉवर में एक उनको नाइफ मिला, किचन नाइफ। उस नाइफ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उसके हैंडल पर नॉक्स के डीएनए मैच कर गए, और जो ब्लेड था चाकू का, उस ब्लेड पर राफेल के डीएनए मैच किए। अब पुलिस ने कहा कि यही आला हथियार है जिससे कत्ल किया गया है, इसी नाइफ से ही मारा गया है। इस दौरान में उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि गले पे एक तेज कट था और इसके अलावा पूरे जिस्म पर करीब चाकू के 50 वार किए गए थे, 50 जख्मों के निशान थे, 17 अलग अलग मारपीट के निशान थे, और ऐसा लगता था जैसे उसको सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। अब ये इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इधर चाकू के ऊपर डीएनए का मिलना नॉक्स का और उसके बॉयफ्रेंड का, इतना काफ़ी था। इटालियन पुलिस ने आखिरकार अमांदा नॉक्स और उसके बॉयफ्रेंड राफेल सॉलिसिटी को केरचर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही गिरफ्तार किया गया, इधर ब्रिटेन के भी न्यूज़पेपर में, उधर अमेरिका में भी, क्योंकि नॉक्स वाशिंगटन डीसी से थी, एक अच्छे परिवार से थी, एक स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए गई थी, और उसकी खूबसूरती, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत वो लोगों को बहुत पसंद थी। तो मीडिया में उसकी तस्वीरों के साथ साथ अलग अलग किस्से छपने लगे। अब अमेरिका की मीडिया की भी दिलचस्पी इस केस में, ब्रिटेन की भी, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ वो ब्रिटिश थी, या इटली में ये सारी चीज़ें हुई तो इटालियन लोगों की भी। अब ये केस हाई प्रोफाइल हो गया। बट सवाल ये था कि गिरफ्तार तो कर लिया दोनों को, लेकिन कत्ल किया क्यों, केरचर को क्यों मारा, कहानी क्या है। तो इटालियन पुलिस इस कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इन दोनों को ही कातिल माना और उसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। 2 नवंबर 2007 को मर्डर हुआ था, लगभग 2 साल बीते। 2 साल के बाद 2009 में इटली की ट्रायल कोर्ट ने अमांदा नॉक्स और उसके बॉयफ्रेंड राफेल, जो इटालियन सिटीजन है, इन दोनों को मेरेडिथ केरचर के कत्ल के इल्ज़ाम में 25 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब इस सज़ा के बाद भी हंगामा मच गया। इधर लगातार नॉक्स कह रही है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन उधर जब फैसला आया, इधर बीच में एक और पैरेलल कहानी चल रही थी। कहानी ये कि 2007 में ही एक शख्स को पुलिस ने ड्रग्स के इल्ज़ाम में पकड़ा, और जब ड्रग्स के इल्ज़ाम में पकड़ा, उसका नाम था रूडी ग्यूट, ये एक अफ्रीकन नीग्रो था, रूडी ग्यूट। तो ड्रग्स के इल्ज़ाम में पकड़ा, वो अलग केस चल रहा था, लेकिन उसकी तफ्तीश करते करते वहाँ के डेटा बैंक, बाकी चीज़ों से फिंगरप्रिंट्स और बाकी जो चीज़ें जो इस केरचर के घर से बरामद हुआ, वो सारे रखे हुए थे। इधर एक ड्रग्स के मामले में इस बंदे को पकड़ा जाता है, रूडी ग्यूट को। तफ्तीश होती है, डेटा बैंक खंगाला जाता है, इसके फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें। तो अचानक पुलिस चौंकती है, वो देखती है कि रूडी ग्यूट के फिंगरप्रिंट्स उस केरचर के घर से बरामद फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। अब पुलिस की थोड़ी हैरानी हुई कि ये क्या मामला है, और इधर अदालत ने उन दोनों को कत्ल के इल्ज़ाम में 25 साल की सज़ा सुना दी है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही है कि एक और शख्स का फिंगरप्रिंट्स मिला है, और अभी तक पुलिस को ये कहानी भी नहीं मालूम थी। पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट्स मिला तो उन्होंने कहा कि चलो जो डीएनए सैंपल वहाँ से कलेक्ट किए हैं उसके बारे में भी जांच करें। अच्छा, इस पूरे केस के दौरान हुआ यूँ कि पूरे मौका वारदात से एक चाकू जो घर पे मिला उसके बॉयफ्रेंड के, उसको छोड़ दें तो क्राइम ऑफ सीन से नॉक्स या फिर राफेल, इनके कोई भी डीएनए सैंपल नहीं मिले। एक 46 दिन के बाद एक चीज बरामद की पुलिस ने दोबारा उसी घर से जाकर, वो केरचर के ब्रा का एक हुक था छोटा सा, उस हुक पर थोड़ा सा डीएनए का सैंपल राफेल का मिला। अब पुलिस ने इसको एक पुख्ता सबूत बनाकर अदालत में पेश भी कर दिया कि ये ब्रा के हुक पर ये डीएनए सैंपल मिला है राफेल का। तो ये और चाकू को देखते हुए और उस मर्डर वाली रात दोनों की मौजूदगी उसी अपार्टमेंट में थी, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने अपना केस खड़ा किया और अदालत ने इसी बिना पर 25 साल की सजा सुना दी। लेकिन अब इधर फिंगरप्रिंट्स मिलता है एक दूसरे शख्स का, रूडी ग्यूट। अब डीएनए जब मैच किया गया तो उस पूरे बेडरूम में और वॉशरूम में सबसे जो सारे जो डीएनए थे वो एक ही शख्स के मिल रहे थे, और रूडी ग्यूट के। अब यहाँ पुलिस चकराई। क्राइम सीन पर एक 46 दिन के बाद ब्रा के हुक पर राफेल का
लेकिन बाकी बेड पर, यहाँ तक कि केरचर के प्राइवेट पार्ट्स पर के भी जो डीएनए के सैंपल लिए गए वो ग्यूट से मिल रहे हैं। तब सवाल था कि ये क्या मामला है। ये बात जब रिकॉर्ड पर आई तो फिर नॉक्स और राफेल ने जो सजा सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपील की उसी ट्रायल कोर्ट में, इन नए एविडेंस को देखते हुए। लेकिन वहां पे सरकारी वकील ने यह तर्क दिया कि नहीं, ये डीएनए के सैंपल इन लोगों ने शायद वहां से डीएनए की जो चीजें तो मिटा दी क्राइम सीन से। अब ये बड़ा बेतुका और बेवकूफ़ी वाला एक दलील थी, इसलिए कि जो नॉक्स और राफेल के वकील ने तर्क दिया वो ये कि ये डीएनए के सैंपल ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो ये नामुमकिन है कि एक जगह पर एक सीन ऑफ क्राइम में बहुत सारे ऐसे नमूने पड़े हों और दिखाई नहीं दे रहे हों, और कोई शख्स जाए और सिर्फ अपने ही डीएनए के तमाम सैंपल को वो मिटा दे, बर्बाद कर दे और दूसरे का छोड़ दे। ये इसलिए नहीं हो सकता कि सबूत के साथ छेड़छाड़ या सबूत मिटाना तभी मुमकिन है जब वो सबूत आपकी आंखों के सामने दिखाई दे। यहाँ सबूत तो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आप मिटा कैसे सकते हैं। अब ये बात भी अदालत को लगी। फिर ये हुआ कि कत्ल का मोटिव तो बताओ। अब इधर 25 साल की सजा हो चुकी थी, दोनों ने अपील किया, इधर दूसरी कहानी ग्यूट की आई। अब ग्यूट के खिलाफ ये सारे एविडेंस बन रहे हैं। तो जब अपील की तो इसके बाद 2011 में, अब तक 4 साल हो चुके थे, अमांदा नॉक्स और राफेल को जेल में 25 साल की सजा हो चुकी थी, लगा जिंदगी बर्बाद है। इस दौरान में अपील कोर्ट में इन्होंने अपील की और कहा कि 46 दिन के बाद उस ब्रा के हुक्स पर एक ये निकालना और वो भी उसी आधार पर कहना ये गलत है। दूसरा, फॉरेंसिक टीम ने जब दोबारा जांच की तो उन्होंने बताया कि जो किचन नाइफ मिला था उसके हैंडल पर नॉक्स के तो थे डीएनए मैच किए, जो ब्लेड पर मिले थे वो इतने छोटे और हल्के नमूने थे राफेल के कि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि राफेल के ही है और इसी से कत्ल हुआ। पहला तर्क। दूसरा, जो केरचर के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं जिस चाकू के, और जो चाकू इनके घर से बरामद हुआ, इस चाकू का जो मार्क और आकार है वो उस जख्म के निशान के हिसाब से नहीं मिलता है, यानी जख्म किसी और चाकू से दिया गया, उसके घाव किसी और चाकू के हैं। अब ये नई चीज़ें आई तो अदालत ने कहा कि ठीक है, इन नए सबूत तो सब इनके फेवर में जा रहे हैं। इटालियन पुलिस को मौका दिया, बताया कि बताओ कत्ल की तुम्हारे हिसाब से मोटिव क्या है। अब चूंकि ग्यूडी का प्रेजेंस उस क्राइम ऑफ सीन पर है जहां पर यह कत्ल हुआ है, उसके डीएनए मैच कर चुके हैं, इनकार कर नहीं सकती इटालियन पुलिस। तो इटालियन पुलिस ने एक नई कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक्चुअली उस रात 2 नवंबर 2007 को जो नई कहानी थी वो ये थी कि नॉक्स, उसका बॉयफ्रेंड राफेल, इधर मेरिडिथ केरचर और रूडी ग्यूड, ये चारों उस कमरे में इकट्ठे थे और ये चारों ग्रुप सेक्स करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे और इसको लीड कर रही थी नॉक्स। अब नॉक्स का इमेज ऐसा बना दिया गया कि जैसे उसको इन चीज़ों में वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो उसका पूरा कैरेक्टर जो है एक तरह से उसको असैसिनेट कर दिया गया। तो अब ये कहानी आई, लेकिन इस कहानी के साथ कोई सबूत नहीं था। राफेल ने इससे इनकार कर दिया, ग्यूडी ने इनकार कर दिया और बाकी कोई ऐसे मिले नहीं प्रूफ। लेकिन इस कहानी का असर ये हुआ कि जब नॉक्स जेल में गई तो जेलर और बाकी लोगों का नजरिया भी उसको लेकर बदल गया, जिस तरीके से इटालियन पुलिस ने दलील रखी थी। और मीडिया में भी अब ब्रिटिश की जो प्रेस है वहाँ, इटालियन, बाकी जगह पे चटखारे ले लेकर कहानियां नॉक्स के बारे में सुनाई जाने लगी कि वो इस तरह की लड़की है। यहाँ तक कि जेल ऑफिशियल ने एक गलत खबर जारी करवा दी मीडिया में, और वो ये कि इसी ग्रुप 6 और बाकी चीज़ों की वजह से नॉक्स HIV पॉजिटिव हो गई है। हालांकि ये खबर गलत थी, बाद में साबित हुआ, माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें और कहानी आई तो इसके बाद फिर 25 साल की सज़ा तो सुना चुकी थी, लेकिन उसी अदालत ने जब ये अपील किया गया तो इस अपील के बाद नवंबर 2010 में इस री अपील को सुना गया, बहस हुई, नए फॉरेंसिक एविडेंस रखे गए और अब 3 अक्टूबर 2011, 3 अक्टूबर 2011 को आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाया उसी कोर्ट के, और उसने कहा कि मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उनमें एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो सीधे सीधे ये बताए कि नॉक्स और राफेल ने यह कत्ल किया है। डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, इसीलिए इन दोनों को हम बरी करते हैं। जो 25 साल की सजा दी थी वो वापस लेते हैं और इन दोनों को फ्री करते हैं। 3 अक्टूबर 2011 को यह फैसला आया। इसके बाद नॉक्स बरी हो गई, राफेल भी बरी हो गया। नॉक्स अगले ही दिन जैसी जेल से छूटती है, पहली फ्लाइट पकड़कर सिएटल पहुंच जाती है अमेरिका। एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि तब तक वो मीडिया में एक तरह से बहुत उसका नाम हो चुका था। लोग उसकी कहानियां सुनना चाहते थे, उसकी मुस्कुराहट देखना चाहते थे, उससे जुड़ी हुई तमाम कहानियां जानना चाहते थे। तो हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर एयरपोर्ट पे मौजूद है। उसने वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुक्रिया किया उन लोगों का जिन्होंने उसके साथ खड़े रहकर इस इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ दिया था। अब वो तो चली आई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 2011 में वो आई। मार्च 2013 में, 2 साल के बाद ही,
इटली की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपील कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया, पलट दिया, जिसमें उन्होंने राफेल और नॉक्स को बरी कर दिया था। उसने कहा कि नहीं, जो भी जितने एविडेंस हैं उससे काफ़ी है इन दोनों के खिलाफ फिर से ट्रायल शुरू करने का, इसलिए इनकी रिहाई के आदेश को पलटा जाता है और फिर से ट्रायल शुरू किया जाए। ये बात 2013 की थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आया तो इसका मतलब है कि अब दोनों को वापस जेल जाना है। लेकिन नॉक्स ने कहा कि अब मैं इटली नहीं जाऊंगी। राफेल इटालियन सिटीजन था, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो बाकायदा कोर्ट में पेश हुआ। अब कोर्ट ने कहा कि रीट्रायल शुरू करो। जनवरी 30 जनवरी 2014 को इटली की सबसे बड़ी इसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया, लंबी बहस के बाद। और फैसला सुनाने के बाद ये कहा कि जो सबूत है उसके हिसाब से ये काफ़ी है इन दोनों को मुजरिम ठहराने के लिए, इसलिए नॉक्स और राफेल इन दोनों को जो केरचर है उसके कत्ल का गुनहगार ठहराया जाता है और इन दोनों को सजा दी जाती है। अपील कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई थी दोनों को, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल और बढ़ा दिया और कहा कि 28 साल दोनों अब जेल में रहेंगे। अब कन्विक्टेड हो गई। नॉक्स यूएस में है, मीडिया में लगातार इस केस को फॉलो किया जा रहा है। नॉक्स से पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, जाएंगे? उसने कहा नहीं, मैं इटली नहीं जाऊंगी। उधर अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछा गया, उसने कहा कि नहीं, हम इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि दोनों कोर्टों ने ये सारी चीज़ें निकली, साबित कर दी थी कि ये बेकसूर है। लेकिन अब ये था कि अभी कानूनी लड़ाई होगी, इसके बाद जो इटली की सरकार है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी, नॉक्स को वापस इटली बुलाया जाएगा, फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि मार्च 27 2015 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फिर से अपील की गई, जिसमें राफेल ने किया और नॉक्स के बिहाफ पे किया गया। तो 30 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को 28 साल की सजा सुनाई। फिर से सुप्रीम कोर्ट में वापस अपील हुई और 27 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया, फिर अपना फैसला पलटा और उसने कहा कि जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो विटनेस है, जो पुलिस की कहानी है और जो इस केस का खासतौर पर आईओ है, वो आईओ ही पूरा संदिग्ध था। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि नॉक्स और राफेल ही केरचर के कातिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने 28 साल की सजा सुनाई, साल भर के अंदर अंदर इटली की उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने फैसले को पलटा और दोनों को बरी कर दिया। आज की कहानी यह है कि नॉक्स एक आज़ाद है, महिला है, तो करीब अब उसकी उम्र 33-34 साल हो चुकी है। एक शख्स मिला है वहीं वॉशिंगटन में, उसने शादी की, एक बच्चा हुआ और अब वो ऐसे केसेस के लिए एक तरह से काम करती है जिसमें इंसाफ ना मिलता हो। लिखती भी है, किताब भी लिखी और पूरी कहानी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके ऊपर वो भी आई, पूरी जो जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री थी। बट उसका कहना है कि कैसे मीडिया ट्रायल से किसी को नुकसान होता है, उसने सारी चीज़ कहानी बताई। अब ये तो कहानी का एक पहलू। अब सवाल ये है कि उधर दूसरा पहलू क्या हुआ? आखिर अगर ये दोनों बेकसूर थे तो फिर कातिल कौन था? कत्ल किसने किया? तो इटली की अदालत ने केरचर के कत्ल के इल्जाम में रूडी ग्यूट को ही गुनहगार माना और पुलिस की तफ्तीश से ये बात पता चली कि 2 नवंबर 2007 को रूडी ग्यूट वहां पहुंचा। वो ड्रग्स लेता था, उसने शायद केरचर को भी ड्रग्स दिया, फिर उसने उसको असाउट करने की कोशिश की और फिर नशे की हालत में ही उसे मारा और इसीलिए उसके सारे फिंगरप्रिंट्स, सारे डीएनए वहां से मिले। तो सारे सबूत उसके खिलाफ थे। कोर्ट ने रूडी ग्यूट को सज़ा सुनाई और उसकी जो सज़ा थी वो करीब 20-25 साल थी। लेकिन वो जेल में रहा। जेल में रहने के बाद अभी 2000 एंड बल्कि इसकी सज़ा 24 साल की सुनाई रूडी ग्यूट की और फिर बाद में उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए इसको 16 साल कर दिया गया, घटाकर 2021 में। अभी उसकी सज़ा को पूरा होने में 1-2 साल बाकी था। 2021 में उसने एक अपील की और अदालत ने रूडी ग्यूट को बरी कर दिया इस शर्त पर कि वो बाहर निकलकर कम्युनिटी सर्विस करेगा, अलग अलग जगहों पे, चर्च में, लाइब्रेरी में, वो इस तरह के काम करेगा और इसीलिए उसको बरी किया जाता है। तो वो निकलने के बाद अब चर्च में काम करता है, लाइब्रेरी में काम करता है और उसने ये कहा है कि अब मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। उधर राफेल का क्या हुआ? राफेल ने अभी हाल में साल भर पहले एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि जब निचली अदालत ने, अपील कोर्ट ने उसे गुनहगार ठहराया और 25 साल की सज़ा सुनाई, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको 28 साल की सज़ा सुनाई माफ़ करने और बरी करने से पहले, तो 2 बार बरी हुआ। उसको लोगों ने कम याद रखा। जो 2 बार सज़ा सुनाई वो लोगों ने ज़्यादा याद रखी और यही वजह है कि उन 2 सज़ाओं की वजह से जो 25 और 28 साल एक केरचर नाम की लड़की के कत्ल के लिए उसे सुनाई गई जो गलत थी, उसकी ज़िंदगी यूँ बर्बाद हो गई कि वो अब जेल से बाहर आने के बाद जो 4 साल जेल में रहा, आज तक उसे एक अच्छी लड़की नहीं मिली है जो उससे शादी करने को तैयार हो। क्योंकि जैसे ही उस केस के बारे में कोई भी सुनता और इस केस के बारे में इटली में हर एक को मालूम है, तो फ़ौरन लड़की उससे घबरा जाती है, डर जाती है और दूर हो जाती है। उसने कहा इस केस ने मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद की
कि शायद अब मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा घर बसेगा। उधर नॉक्स वहीं वाशिंगटन में है, अपने पति और बच्चे के साथ खुश है, और उसका कहना है जरूरी ग्यूट के बारे में कि अगर ये काम इटालियन पुलिस पहले कर लेती तो शायद उसके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगती। उसका ये भी इल्ज़ाम था, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाकी जगह पे ह्यूमन राइट्स में एक शिकायत दी थी कि जब इटालियन पुलिस ने उसे 2007 में पकड़ा तो उन्होंने बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका भी उल्लंघन किया। उसको न तो एक ट्रांसलेटर दिया, क्योंकि इटालियन पुलिस नहीं समझ पा रही थी इंग्लिश, तो उसको ट्रांसलेटर भी नहीं दिया, उसको थप्पड़ भी मारा, और एक जो उसके साथ जैसा बिहेव होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए, वो भी नहीं किया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ उसके साथ टॉर्चर किया। तो इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इटालियन पुलिस को $26,000 मुआवजा के तौर पर नॉक्स को देने को भी कहा था। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे नॉक्स ने अपनी कहानी को बेचकर किताब और सीरीज के जरिए कमा लिए। तो ये थी एक